राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। परसों जब संतोष रेणु यादव की हत्या हो जाती तब मैं ये बोलने के लिए नहीं आता, और मैं सोचा भी नहीं था कि हमारे समाज सेवा से लोगों को इतनी चिढ़ होगी कि मुझे हत्या करने के लिए थार से, ब्लैक स्कॉर्पियो से स्विफ्ट या बुलेनो से या ऑडी से लोग आएंगे मुझे मारने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था। हम तो आज भी एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा पौधा है समाज का। लेकिन है क्या कि जो आया था वो तो प्लान किया था ना। जो आया था वो तो प्लान किया था ना कि हाँ, संतोष रेणु यादव को मार देना है। आप बताइए, संतोष रेणु यादव की क्या गलती है? यही गलती है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनकी आवाज को मैं मजबूत करता हूं। क्या संतोष रेणु यादव की यही गलती है कि शोषित वर्ग जो है उनके आंसुओं को मैं पोंछने का कार्य करता हूं? क्या यही गलती है हमारी ना? परसों की बात है, मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले के अंतर्गत सलथुआ गांव में गया था, जहां पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता श्री चंद्रमा यादव की हत्या कर दी गई थी 24 अगस्त को। उसी 24 अगस्त को, जिस दिन मैं रोहतास के अकौड़ी गोला में यदुवंशी सेना का एक कार्यक्रम में शिरकत लेने गया था, मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे मैं भाग लेने गया था। मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मुझे अकौड़ी गोला से स्वर्गीय चंद्रमा यादव जी के परिजनों से मिलने के लिए उनके गांव जाने का प्लान हुआ। लेकिन उनके जब भतीजे, जो कि वर्तमान मुखिया हैं वहां के, मोहन यादव जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी पूरा का पूरा परिवार अभी बक्सर गया हुआ है रामरेखा घाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए, तो आप आज के बजाय किसी और दिन का तैयारी कीजिए। फिर क्या हुआ, हमने 28 तारीख का जो दिन था, 28 तारीख मैंने प्लान किया कि 28 तारीख को चला जाए। 28 तारीख को जब मैं वहां पे जाने लगा, जाते समय रास्ते में बहुत सारे साथी, मेरे भाई लोग, बहुत सारे भाइयों का स्नेह प्यार मिला। बिहटा में अमित जी थे, भीम यादव थे। उसके बाद बिहटा के बाद कोइलवर में कुछ लोग मिले। फिर आरा को, हाँ, कोइलवर से पहले ही बबुआ व्यास, विनोद बबुआ मिले। उसके बाद फिर और आगे बढ़े तो कोइलवर में भी मिले लोग, आरा में लोग मिले। मैं आरा में भी गया। आरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में भी गया। वहाँ पे कुछ भाई लोग मिलना चाहते थे, कुछ अपनी बात रखना चाहते थे। मैं वहाँ पे गया, उन लोगों से मिल करके मैंने उनकी बात को सुना। उसके बाद फिर मैं आरा के ही सदर हॉस्पिटल गया, जहाँ पे एक राजपूत समाज के मुखिया हैं, जिनके द्वारा यादव समाज के कुछ लोग हैं जिनको मारा पीटा गया था और पैर तोड़ दिया गया था। और बेवजह यादव समाज के करीब करीब 10-15 बच्चों को सिजौली या क्या, रसौली की घटना थी। वहाँ पे यादव समाज के करीब करीब 15 बच्चों को उस केस में नाम दे दिया गया था। और वो बच्चे थे जिन्हें आने वाला था, किन्हीं का कुछ आने वाला था। मैं वहाँ पे गया, उन परिवार, यादव परिवार से मैं मिला। मैंने वहाँ के स्थानीय मुखिया हैं जिनके द्वारा ये किया गया था, जिनके सह पे किया गया था, मैंने उनसे बात भी किया, उनको बोला भी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं हमारे समाज के साथ। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद और कौन कौन सा रास्ता आता है, मलियाबाग,
मलिया बाग और कौन कौन सा, हर हर रास्ते पे कुछ न कुछ लोग मिलते गए। लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया और कारवां इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई पहुंची सलथुआ कैमूर में। अब उसके बाद वहां पहुंचने के बाद मैंने स्वर्गीय चंद्रमा यादव जी के परिजनों से बातचीत किया और जो कुछ हो सकता था, जो कुछ मेरे वश की बात थी बोलना, क्योंकि मैं बोलता वही हूँ जो मैं करता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद बातचीत हुई, बातचीत के बाद घटने की जानकारी ली। जो भी हो सकता था मैंने एक सांत्वना दिया, दुख को साझा किया और उसके बाद फिर वहाँ से लौटने का वक्त हुआ। वहाँ से जब मैं लौटा तो कोचस एक जगह है जहाँ पे कुछ बंधु थे जो कि हमसे मिलना चाहते थे, वहाँ पे मिले भी। वहाँ से मैं लौटता हुआ मैं आगे आया तो वहाँ पे मुझे ध्यान है कि जो एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी, ये मुझे ध्यान हल्का हल्का ध्यान आ रहा है। वहाँ पे ब्लैक कलर की गाड़ी लगी हुई थी और एक स्कॉर्पियो भी ब्लैक कलर की लगी हुई थी। वो गाड़ी पे मैंने उतना नोटिस नहीं किया कि ये हमको आगे चल करके परेशान भी कर सकता है। वहाँ से आने के बाद परमडीह ऐसा कुछ है, मलिया बाग, हाँ मलिया बाग के पास वो जगह है, मलिया बाग या सोनबरसा के पास ऐसा, जैसे इन्हीं रास्तों में वो जगह है। उसके बाद वहाँ पे मैंने ये किया, एक डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ मैं रुका। उसके पहले मैं एक टीचर हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो भी जैसे कुछ खाना पीना का व्यवस्था किए थे। और उसके पहले मैं रुका था दिनारा में, दिनारा में मैं रुका था। वहाँ पे अरुण यादव जी, शहीद अरुण यादव जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण भी किया जाते वक्त और आते वक्त। उनके यहाँ उनका जो होटल है उस होटल में संदीप यादव या सुदीप यादव या ऐसा करके एक थे सज्जन, उनके कहने पे वहाँ पे खाना भी खाया। वहाँ से काफिला आगे बढ़ा मलिया बाग होते हुए, फिर सोनबरसा में एक डॉक्टर हैं, वहाँ पे भी कुछ नाश्ता वगैरह हुआ और वो लोग भी सम्मानित करना चाहते थे। उनसे मिल करके कुछ देर के बाद फिर सोनबरसा से आगे बढ़े। जब सोनबरसा से आगे बढ़े तो वो थार जो थी वो सोनबरसा में हमारी गाड़ी राइट साइड में लगी हुई थी और वो गाड़ी लेफ्ट साइड में लगी हुई थी। हम लोग उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन हल्का मुझे लगा कि अरे ये तो गाड़ी कोचस में भी था, फिर ये गाड़ी यहीं पे है। तो हमको फिर लगा कि हो सकता है गाड़ी यहीं का होगा। जैसे ही हमारी गाड़ी खुलती है तो आगे आगे एक और स्कॉर्पियो थी। टोटल 9 गाड़ियाँ थी, तो 7 गाड़ी हम छोड़ दिए वहीं पे। हम कहे कि हमको क्या लग रहा था कि मेरा कोई दुश्मन होगा, हमको लगा कि भाई हम तो किसी का बिगाड़े नहीं, तो मेरा कौन बिगाड़ेगा। 7 गाड़ी मैं छोड़ दिया उधर ही। सोनबरसा से मैं बोला कि आप लोग इसे यहीं रह जाइए और बाकी 2 गाड़ी लेकर के, एक मेरी स्कॉर्पियो और एक और स्कॉर्पियो, 2 गाड़ी लेकर के हम आगे बढ़े। जिस स्कॉर्पियो में हम थे वो पीछे थी और एक जो मेरे साथी लोग थे वो एक स्कॉर्पियो आगे आगे चल रही थी। कुछ दूर ही हम लोग चले, तभी जो आगे वाले जो स्कॉर्पियो थे उस पे जो लोग थे उसमें एक राजा बाबू जी भी थे और उसमें हाँ राजा बाबू जी थे, उसमें अमित जी थे, भीम जी थे, ऐसे करके उसमें लोग थे। राजा बाबू जी और अमित जी ने कहा कि भैया आप देखिए कि एक थार आगे है और वो थार हम लोगों को फॉलो कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे कर रहा है। तो हमने कहा कि थोड़ा सा नोटिस तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन चलिए ना कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कौन दुश्मन होगा। हमने यही बात बोला। हमने कहा कि अगर दिक्कत लग रहा है तो लाइए ना, हम गाड़ी चलाते हैं खुद। लेकिन उस समय हम ड्राइवर के बगल वाले सीट पे बैठे हुए थे, आगे वाले सीट पे पिछली गाड़ी में। वो बोले कि भैया आप ऐसा कीजिए कि पहले आप मिडिल सीट पे आ जाइए।
तो हम मिडिल सीट पे आ गए। मिडिल सीट पे आने के बाद क्या होता है कि वो गाड़ी, जब हम लोगों की गाड़ी खुली तो वो थार भी खुला, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे ये गाड़ियां चल रही है। वो इस दौरान फिर क्या होता है कि हम लोग जब आगे बढ़े तो एक बैगनी कलर की गाड़ी हम लोगों के बीच में घुसना चाहा। उसका भी शीशा जो था वो ब्लैक था, लेकिन हम लोग सजगता दिखाते हुए उसको हम लोग जगह नहीं दिए, और वो गाड़ी अंततः आगे निकली। थार को देख रहे हैं कि थार जो है वो लगातार हम लोग को फॉलो कर रहा है। अब कुछ बातें ऐसी भी है जो बातें पब्लिकली मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो जांच का विषय है। लेकिन खैर, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, वो भी गाड़ी क्रॉस की। मुझे डाउट हुआ कि आज कुछ न कुछ है, और हम पूरे टीम को, आगे वाले भी गाड़ी हम लोग बहुत ही ज़्यादा ये, लेकिन मैं हमेशा कर रहा था कि मरना है तो डरना फिर किस बात का। कभी भी हम लोग हमेशा जिस खानदान में जन्म लिए हैं, उस कुल खानदान में डर नाम का चीज़ नहीं होता है। भले ही सामने वाले को लगा होगा कि डर गया होगा संतोष रेणु, तो वही जो केसिया है ना, ये करा कबाड़ करके 100वां जो हिस्सा करेंगे ना, उतना भी डर हमको नहीं लगा था। हाँ, लेकिन एक चीज का डर था मुझे, कि काश हम पहले इस बात को भांप पाते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे काफिला चलता गया पूरा आतंक के साए में, आगे बढ़ते रहे। एक बात की चिंता मुझे लग रही थी, और वो चिंता ये थी कि आज तक मैं जिस मुहिम में लगा हूं, यादव को जगाने का मुहिम, बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक को जगाने की मुहिम, मैं अपनी मुहिम का अभी तक मैं मानता हूं कि मात्र मैं 5% कार्य कर पाया हूं। मात्र मेरे इस मुहिम से 5% लोग जागे हैं। अभी 95% लोगों को जगाना है मुझे। लेकिन मुझे वही अफसोस खाई जा रही थी कि अरे यार, मारना भी था तो थोड़ा सा कुछ दिन के बाद मारता, कुछ और लोगों को जगा लेते। बस मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही थी कि अरे यार, आज मार भी रहा है तो हम अपना काम आधा भी नहीं किए हैं, और तभी लगता है कि आज मार देगा। खैर, श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, और श्याम हमेशा हर वक्त किसी भी मुसीबत में आप नाम लेंगे, वो साथ देते हैं। मैंने तो साक्षात देखा। वहां से काफिला आतंक के साए में आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने के दौरान जैसे हमारी टीम के एक व्यक्ति आरा के DDC महोदय को कॉल करती है, और उनके कॉल के बाद जैसे बोला गया कि इस तरह की बात है, तो उनके निर्देशानुसार हम लोग एक कट रोड में लिए, जो आरा का जो बाजार का रोड है, उसको हम लोग लिए। कतरी या केतरी पुल एक है आरा में, उसी पुल पे हम लोग, जैसे हम लोग को बोला गया कि आप जाइए उस रास्ते में प्रशासन है, और प्रशासन को सारी बात बताइए। हम लोग उस पुल पे चढ़े। उस पुल पे चढ़ने के बाद प्रशासन मिली। प्रशासन से जैसे ही ये बात बताया, तो प्रशासन ने भी कहा कि अरे, वो तो थार वाला था, वो थार वाला व्यक्ति यहाँ पे रुका भी है। प्रशासन के लोग बोले कि वो थार वाला व्यक्ति यहाँ पे रुका भी है, गाड़ी रोका भी है, और पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। सच्चाई बात थी कि वो हम लोग का इंतजार कर रहा था। अब तो प्रशासन ने कहा कि वो गाड़ी यहाँ पे रुकी थी, लेकिन हम लोगों ने पूछा कि कौन हो, तो वो गाड़ी फिर आगे बढ़ा दिया, बोला कि नहीं सर, कोई नहीं। तो हम लोग सोचे कि हो सकता है कोई लफुआ होगा जो सिगरेट पीने के लिए सब रुका होगा। तो हम लोग उतना नोटिस नहीं किए। ये बात प्रशासन का कहना है। फिर उसके बाद प्रशासन बोले कि तो अब तो यहाँ से आपका जो आगे का जर्नी है वो बहुत खतरनाक है। फिर उन्होंने प्रशासन से बात किया, तो हम लोग आरा से
फिर गिद्धा थाना से, फिर उसके बाद कोइलवर थाना से बात करते हुए आगे बढ़े। कोइलवर के बॉर्डर पे, कोइलवर और बिहटा का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे एक पुल है, कोइलवर पुल। उस पुल पे कोइलवर पुलिस जो थी अपनी सीमा के बॉर्डर पे खड़ी हो गई, बोली कि अब बिहटा पुलिस को आने दीजिए, उसके बाद आप लोग जाइएगा। हम लोग वहां पे वेट कर रहे थे, तभी वो थार गाड़ी पुनः वो कहीं छुप गई थी। उसके बाद थार गाड़ी जैसे ही देखी कि ये जा रहा है गाड़ी, तो पुनः पीछे से स्पीड में वो गाड़ी आई। और वो गाड़ी आई, आने के बाद क्या है, वो पुनः वो गाड़ी आई और उसके आने के बाद हम लोग देखे कि वो थार है। प्रशासन भी बोले कि वो थार गाड़ी है। तब तक करीब हम लोगों की गाड़ी से 50 मीटर की दूरी पे वो गाड़ी रॉन्ग साइड में ही यू टर्न लिया, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। वो देख लिया कि पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस के साथ वो संतोष रेणु हो गया। वो गाड़ी यू टर्न लिया और रॉन्ग साइड से ही वो गाड़ी भागी। उसी बीच में हमने और प्रशासन ने भी देखा कि वो जो ब्लैक स्कॉर्पियो जो हम लोग देखे थे, वो ब्लैक स्कॉर्पियो उस पुल के नीचे से गुजर रहा है। वो जो बैगनी कलर का जो स्विफ्ट या ब्लेनो ऐसे कुछ करे गाड़ी था, वो गाड़ी भी नीचे से गुजर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़े तो एक ऑडी गाड़ी जिसके बारे में हमारे दूसरी गाड़ी के लोग बोले कि भैया जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों को थोड़ा सा जो लेट हुआ था आने में आपके पास, तो उस समय यही ऑडी गाड़ी हम लोगों को जबरदस्ती पास नहीं दे रही थी। हम लोग राइट जा रहे थे तो राइट घुस जा रही थी, लेफ्ट जा रहे थे तो लेफ्ट घुस जा रही थी। वाइट कलर की ऑडी गाड़ी, उसका भी शीशा ब्लैक, यानी 4 गाड़ी हुई। एक थार, ब्लैक स्कॉर्पियो, ब्लैक थार, ब्लैक स्कॉर्पियो, बैगनी कलर का स्विफ्ट था या ब्लेनो था, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, और व्हाइट कलर की ऑडी गाड़ी। 4 गाड़ी, चारों का शीशा ब्लैक। उसके बाद बिहटा प्रशासन की लापरवाही, बिहटा प्रशासन में जो भी उस समय ऑफिसर थे जो गश्ती में थे, उसकी लापरवाही देखिए कि बिहटा प्रशासन जब चलने लगा तो रात्रि में अक्सर गाड़ियां, पुलिस की गाड़ी होती है, वो ऊपर का लाइट जला देती है। जब बिहटा प्रशासन आई थी तो लाइट जला करके आई थी, लेकिन जब वक्त आया हमारे साथ, जब बिहटा प्रशासन चली तो साजिशन बिहटा प्रशासन अपनी लाइट ऑफ कर दी। बिहटा प्रशासन में वो जो गद्दार जो ऑफिसर है, उस गद्दार ऑफिसर को सजा तो मैं दिलवाऊंगा। उसने लाइट ऑफ कर दिया और बिल्कुल ऐसा उसने जता दिया कि कोई प्रशासन नहीं है, नॉर्मल गाड़ी क्रॉस कर रही है। उस वक्त मुझे हत्या का और आशंका बढ़ गया। मुझे प्रबल विश्वास हो गया कि अब मुझे मार दिया जाएगा। खैर किसी तरीके, और फिर उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद प्रशासन फिर आगे बढ़ने से मना कर दिया, बोला कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ जाइए। हमने कहा भी कि आप बढ़िए, साथ में चलिए, हमको खतरा है। वो बोले कि अरे यार बढ़ो ना यार, इस तरीके से। हमने कहा हाँ, तो वो बोला कि तुम जैसे आप ऐसा करके ना, आप ऐसा करके पायलट लेना चाहते हो, आप ऐसा करके स्कॉट गाड़ी लेना चाहते हो, शौक है आपको स्कॉट गाड़ी में चलने का। फिर हमने कहा कि आप मेरी मानहानि नहीं कर सकते हैं और शायद आप मुझे नहीं जान रहे हैं, तो आप ऐसा कह रहे हैं, आप पहले मेरे बारे में जानिए, उसके बाद आप बताइए कि क्या मैं खतरे में हूं या नहीं हूं। तो वो, उनका नाम हमने पढ़ा शायद त्रिवेणी ओझा या ऐसे कुछ करके नाम था उस ऑफिसर का। उन्होंने क्या कहा, संतोष रेणु जी आपको हम बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, औरंगाबाद में क्या क्या हुआ है, दाऊदनगर जेल में क्या क्या हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं जान रहे हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब व्यक्ति, ये ऑफिसर जब मेरे बारे में इतना जान रहा है, तो फिर ये आगे जाने से मना क्यों कर रहा है। और फिर ये पुलिस की लाइट जो होती है उसका संकेत होता है दुश्मनों को, जो अपराधी के जो लोग होते हैं वो दूर से सतर्क हो जाते हैं कि पुलिस आ रही है, वो भाग जाते हैं। इसने लाइट क्यों बंद किया, इसकी साजिश थी।
खैर किसी भी तरीके से करते 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 हमने बोला कि देखिए मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं भेज रहा हूं, मैं लाइव आ जाऊंगा। तब जाकर के वो फिर आगे बढ़ा। जिससे बहुत बहुत दिक्कत हुआ आगे बढ़ने में उस पुलिस के साथ। किसी तरीके से हम नेउरा थाना पहुंचे। नेउरा थाना पहुंचते ही वो गाड़ी फिर लौटती है और फिर वो लाइट जला लेती है। वाह रे वाह प्रशासन, जब मैं खतरे में हूं, वहां लाइट जलानी चाहिए, उसने लाइट बंद कर लिया ऊपर वाला। जबकि वो आया तो लाइट जला के आया, मेरे साथ चला तो लाइट बंद करके चला, फिर लौटा तो फिर लाइट जला लिया। मतलब उसको हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गेम था। बीटा प्रशासन इस शक के दायरे में है, कुछ ना कुछ गेम था। जो भी ऑफिसर जो गश्ती में था, जो मेरे जैसे हमें ले जाने के लिए आया था, वो मेरी हत्या करवाने की साजिश कुछ ना कुछ कर रहा था। खैर नेउरा थाना में मैं आया। नेउरा थाना में जैसे ही मैं अंदर घुसा, गेट खुलवाया। मैंने कहा कि सर आप इस गेट खोलिए, पहले मुझे थाना में जाना है। थाना में जैसे ही आया, मुश्किल से 4 से 5 मिनट के बाद वो बैगनी कलर की जो स्विफ्ट या बलेनो जो मैं कह रहा हूं, वो गाड़ी पुनः मेरे गाड़ी के पास आकर के 3-4 सेकंड रुका और गाड़ी में झांका, मेरे स्कॉर्पियो में। लेकिन हम तो थाना में चले गए थे। ये चीज तुरंत प्रशासन को मैंने बोला, देखिए सर वही गाड़ी है सर। प्रशासन जैसे ही गेट खोल करके बाहर निकलते हैं, तब तक गाड़ी स्पीड में निकल गया वहां से। नेउरा थाना में एक दरोगा है या हवलदार हैं, जो भी हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत मदद किया। वैसे प्रशासन को सम्मानित करने की जरूरत है, लेकिन नेउरा थाना में भी जो गश्ती की जो ऑफिसर थे, उन्होंने भी लापरवाही किया। उस व्यक्ति ने भी, और यहां तक कि पटना के एसएसपी महोदय को भी मैंने कॉल किया रात्रि में, लेकिन पटना के एसएसपी महोदय ने भी, उनका जो भी कॉल उठाते हैं, उन्होंने कोई सजगता नहीं बरती। मैंने यहां तक कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, मैंने यहां तक कहा, अपने बारे में बताया पूरा, लेकिन बिल्कुल लापरवाह। फिर वहां से मैं आगे बढ़ा। आगे चलने के बाद में शाहपुर थाना फिर आई। शाहपुर थाना में संजय कुमार सिंह एक ऑफिसर थे उस गश्ती टीम के। शाहपुर थाना में कॉल करने के बाद वो आए। उनके साथ फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर किसी तरीके से मुझे दानापुर स्टेशन छोड़ दीजिए। दानापुर स्टेशन वो छोड़े। उसके बाद मैं आतंक के साये में अपने आवास पहुंचा। आतंक के साये में मैं अपना आवास पहुंचा। जब अपने आवास पे मैं आ गया, तब जाकर के जो एसएसपी महोदय हैं, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आता है कि श्रीमान आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गए सुरक्षित। हमने कहा श्रीमान इसमें आपका कोई योगदान है क्या? तब बोलते हैं कि श्रीमान सॉरी, जे रात हो गया था, रात में सब लोग सो गए थे, मैं क्या करता। ये स्टेटमेंट एसएसपी महोदय के जो भी प्रतिनिधि जो मुझे कॉल किए थे, ये उनका स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट एक एसएसपी का प्रतिनिधि दे, तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी इस हत्या की साजिश में एसएसपी महोदय का भी हाथ होगा। इस हत्या की साजिश में बीटा थाना का भी हाथ होगा। हां, जिसने मुझे सहयोग किया, आरा की पुलिस मुझे सहयोग की, गिद्धा की पुलिस मुझे सहयोग की, कोइलवर की पुलिस मुझे सहयोग की, नेउरा में एक जो हवलदार हैं, जिनके नाम में कुछ करके ऐसा करके मंडल लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे सहयोग किया। और सहयोग किया ऐसा नहीं कि वो संविधान से हट करके, कानून से हट करके सहयोग किया, ऐसा नहीं। जो कानून के संरक्षक जो होते हैं, कानून के रक्षक, जो वर्दी वाले का काम होना चाहिए, उन्होंने वो काम किया। ये सारी वास्तु स्थिति है। कुछ बात जो मैंने बोला कि उस थार में से और क्या दिखाया गया मुझे, क्या इलीगल चीज, वो थोड़ा सा जो बातें जो गुप्त रखने की है,
वो जब बातें प्रशासन की होगी तो मैं प्रशासन को दिखाऊंगा, प्रशासन को मैं बताऊंगा वहां पे। इतनी आतंक के साये में मैं यहां पे आया, और फिर वही चीज, जिसका श्याम नहीं बिगाड़ेगा उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। कल मैं जब गया, इस घटना को रूबरू कराया अपने यदुवंशी सेना के संरक्षक महोदय, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी से। उन्हें बताया मैं सारी बात को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक आवेदन हमें दे दीजिए, उसके बाद आप जाकर के एक आवेदन आप जहां पे हैं उस थाने में दे दीजिए। यहाँ रामकृष्णा नगर थाने के अंतर्गत मैं रहता हूँ। रामकृष्णा नगर थाने में मैं गया। यहाँ की स्थिति यह है कि इतनी बड़ी घटना का मैं रपट लिखवाने के लिए गया, प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए गया। उनका कहना है कि फिर से आप सोनबरसा जाइए, फिर से आप सोनबरसा जाइए। हमने कहा भी कि महोदय हमें खतरा है। वो बोलते हैं कि तो खतरा है तो हम क्या करें। ये स्थिति है। मैं फिर वहां से वापस अपने आवास आया हूं, और मैं अपने आवास पे। बाकी मैं इस घटना के बाद जितने भी जो प्रशासनिक के लोग हैं, अब उनके ऊपर से लगभग 90% मुझे भरोसा उठ गया है। कुछ ही लोग हैं जो ईमानदार ऑफिसर हैं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, 10%, जिनके बदौलत हमारा समाज, हमारा राज्य चल रहा है। वरना 90% लोग, ऑफिसर्स, विशेष करके एसएसपी महोदय, वो करप्ट हो चुके हैं। अगर बिहार में अगर हत्याएं होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एसपी महोदय का बहुत बड़ा रोल होता है। हत्यारों से, अपराधियों से उनकी मिलीभगत बहुत जबरदस्त होती है। इस घटना के बाद मैं कह सकता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं आज खुल करके, क्योंकि पता नहीं अगला वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरी हत्या कर दी जाएगी, और मैं शायद ये बात मैं आप सबको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैं बोला। आज बोलना जरूरी हो गया, क्योंकि मैं समाज के पास जाने से तो मैं झुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता। मैं समाज सेवा में मैं जाऊंगा, मेरी जान ले ले या जो करे, मेरे पे गोली चलाए या बम बरसाए, मैं समाज के लिए बना हूं। संतोष रेणु यादव एक मर्द है और ओरिजिनल अहिर है, ओरिजिनल क्षत्रिय अहिर है, और किसी के बाप से हम डराते नहीं हैं। किसी के बाप ने वो बेटा पैदा ही नहीं किया जो संतोष रेणु यादव को जीते जिंदगी उसका कदम रोक दे। भले मेरी इस शरीर से धड़कन बंद हो जाएगी ना,